हेलो अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। पुलिस प्रणाली, जिसे मानसिक अभिरुचि भी कहा जाता है, तो भाई इससे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आता हूँ। डेली वेज आप लोगों को 15 से 17, किसी दिन 20, किसी दिन 25 इसी प्रकार से सवाल कवर करा रहा हूँ, ताकि धीरे धीरे मानसिक अभिरुचि टॉपिक जो है ये आपका इंटरेस्टेड टॉपिक बन जाए, और जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो लगभग आप लोग फुल मार्क्स वहाँ आप लोग अटैम्प्ट करो। तो इसके लिए आप लोग डेली बेस 10 से 15 मिनट खर्च करिए और डेली बेस की वीडियो देखिए। एक से दो बार इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप लोगों को वीडियो देखना है और उत्तर देखना है कि इस सवाल का उत्तर क्या था। सबसे पहला सवाल देखिए आज की वीडियो का, भारतीय दंड संहिता की धारा 24। देखिए अगर हम धाराओं की बात करें तो आईपीसी की धारा कुल मिला के 511 धाराएं हैं, जो कि 23 अध्यायों में वर्णित हैं। ये याद रखना। उन्हीं में से भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, या तो लाभ पहुंचाने के लिए या फिर हानि पहुंचाने के लिए गलत तरीके से कुछ भी करता है, तो उस इरादे से ये सब करना क्या कहा जाता है? अनुमोदन, संज्ञान, बेईमानी या फिर कलह। तो ये सब क्या कहा जाएगा? एक गलत तरीके से हानि पहुंचाना चाह रहा है, एक गलत तरीके से लाभ पहुंचाना चाह रहा है, तो ये सब जो कहा जाएगा उसे किस इरादे से कहा जाएगा? बेईमानी के इरादे से, है ना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कही जाएंगी। बेईमानी से लाभ पहुंचाना चाह रहा है, बेईमानी से हानि पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द कब जोड़े गए थे? ये यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम में आया था 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में। तो याद रखना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जो कि संविधान की मतलब आत्मा कही जाती है प्रस्तावना, इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में। याद रखना, 42वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये तीनों शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। डी विकल्प राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा या भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का मतलब संशोधित संस्करण है। इनमें से किस देश की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है ना। इनमें से किस देश की दंड संहिता 1860 के लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रारूपित संहिता के प्रारूप पर आधारित है? सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, है ना। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो सकता है? तो देखिए भाई, याद रखना, सिंगापुर की भी है, ब्रुनेई की भी है, श्रीलंका की भी है, यानी कि ए बी सी तीनों देश हैं जिनकी दंड संहिता 1860 लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता की संशोधित संस्करण पर आधारित है। आगे बढ़िए। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 के विषय का नाम क्या है, यानी किस विषय से संबंधित है धारा 53? जरा बताएंगे। आपराधिक साजिश है, बहकावा है, सामान्य अपवाद है या फिर दंड है? तो याद रखना, 53 जो धारा संबंधित है वो दंड से संबंधित है। दंड को परिभाषित किया गया है धारा 53 में। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 5 को करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? ये कितनी धाराएं हैं आईपीसी की? इंडियन पीनल कोड, इसकी जो धाराएं हैं 511 धाराएं हैं, याद रखना, जो कि 23 अध्यायों में वर्णित हैं। ठीक है, तो 405 से 409 तक जो धाराओं का संबंधित विषय है वो है आपराधिक न्यास भंग, है ना। आपराधिक न्यास भंग, है ना। तो याद रखना, शरारत भी है, जबरन वसूली, छल, इनमें से आपराधिक न्यास भंग है। ये 405 से 409 से संबंधित है। आगे बढ़ते। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? तो बताइए, पहला पढ़िए, दूसरा पढ़िए कि कौन सा सही है, फिर वो निकालिए। आप लोग पहले पढ़ लीजिए। सवाल नंबर रहेगा 6, कौन सा संबंधित है? ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल का कारावास होगा? अगर ऐसी कंडीशन है तो बताइए। बताइए, एक छड़ी
से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को क्या 50 साल के रूप में सजा का कारावास होगा? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। आगे, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए, स्वयं की इच्छा से चोट पहुंचाने के लिए, एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए बिल्कुल सेकंड कंडीशन यहाँ पे सही चली जाएगी, ठीक। लेकिन पहली वाली जो कंडीशन है वो गलत हो जाएगी, 50 साल की सजा नहीं होगी। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 7, भारतीय दंड संहिता के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही है? ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है, मनोरंजन के लिए, एंटरटेन के लिए। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया, ए ने अपराध किया, ठीक है। आगे दूसरा पढ़िए, बी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने क्यों की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, देखिए पी ने अपराध किया। ऐसे ही यहाँ पर भी अपराध हुआ, बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है तो ए ने अपराध तो किया, है ना, चाहे वो बिना किसी बुरी मंशा के बुरी तरह घायल किया, तो ये मंशा कहीं ना कहीं उसकी जाहिर हो गई थी। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों ही नहीं, है ना, 1 व 2 दोनों ही नहीं। तो आप कहेंगे तो बुरी मंशा फिर उसकी कैसे झलकी? लेकिन एक चीज़ सोचिए, अपराध इन्होंने दोनों ने नहीं किया। इसने अपराध इसलिए नहीं किया क्योंकि इनका उद्देश्य वो नहीं था। जैसा क्वेश्चन का आपने सोचकर आंसर लगाया, मैंने भी वही आंसर आपको बताया था, कंफ्यूज आप लोगों को करना था, ठीक है ना। तो इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। अपराध वही होता है जो जानबूझकर किया जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया, इसलिए 1 और 2 दोनों ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको सज़ा नहीं मिलेगी, है ना, लेकिन इन दोनों ने अपराध नहीं किया, ये बात ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 का संबंध किससे है ना, जरा बताइए। तो सही आंसर याद रखना, 415 से 420 में दे रखी है, वो दे रखी है 420 धोखाधड़ी, याद रखो, ठीक है ना भैया। सवाल नंबर 8 के लिए सी। 9 नंबर देखिए, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए ऑप्शन पढ़िए, ए वाला विकल्प पढ़िए। भारतीय दंड संहिता की एक धारा ये कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। क्या ये बिल्कुल कंडीशन सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो भारतीय दंड संहिता की एक धारा ये भी कहती है कि किसी अपराध करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। यदि आप अपराध करने के लिए राजी हो गए ना, तो भी बिल्कुल दंड देने के लिए पर्याप्त रहेगा, इतना मैटर। आगे, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्मरक्षा की कोशिश एक अपराध है। आत्मरक्षा की कोशिश एक अपराध है, तो बिल्कुल देखिए आत्मरक्षा की कोशिश भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्या ये बात बिल्कुल सही है ना? तो बिल्कुल सही है। देखिए आत्मरक्षा की कोशिश भी एक अपराध होता है, तो यहाँ आपका भी विकल्प यानी कि ए व बी दोनों ही सही हो जाएगा। आगे आइए, भारतीय दंड संहिता के किस अनुभाग में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा? तो कहाँ पे कहा गया है? देखिए आजीवन कारावास की सजा भी 20 साल होती है। तो 10 नंबर में धारा 57 में ये बात कही गई है, ठीक है ना भैया। कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा, आजीवन कारावास इसे कहा जाता है। याद रखना 20 साल से ऊपर आजीवन कारावास नहीं होता, इसलिए 50 साल की सज़ा नहीं हुई थी। उस क्वेश्चन का आंसर इसलिए गलत था। आगे बढ़िए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? 6 वर्ष के एक बच्चे ने, है ना, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मार धाड़ की फिल्में देखी। एक दिन वह बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया? ए ने कोई अपराध नहीं किया, जरा बताइए क्या ये बात सही है? चलो आगे पढ़ो, ठीक है। आगे, क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया। बिना बताए उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया, पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो सवाल नंबर 11 क्या आंसर बन सकता है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से पी ने कोई अपराध नहीं किया, उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह ना जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी।
पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सही निकलेंगे। ठीक है ना, याद रखना बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को। धारा 307 में है हत्या का प्रयास करना, अटेम्प्ट टू मर्डर। आगे बढ़िए, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? अपराध के मूलभूत तत्व क्या क्या? इंसान द्वारा किया गया आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा आदि को चोट पहुंचाना। तो यहाँ पे देखिए सभी हो जाएंगे, ये अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ठीक है ना, तो 13वें नंबर के लिए ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14वें नंबर में आ जाइए, डॉट 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 मामला दुर्व्यवहार के अपराध निजता के कानून और देशों में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है तो 14वें नंबर में ये कहा गया था सरला मुदगल बनाम भारतीय संघ में। याद रखना 14 नंबर के लिए डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के विषय में संबंधित है। तो धारा 377 में दिया हुआ है अप्राकृतिक कार्य, है ना, अप्राकृतिक यानी प्रकृति के खिलाफ कार्य, अप्राकृतिक अपराध, याद रखो। आगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की कारावास मिलती है? तो दहेज में कोई डॉवरी यानी कि दहेज मांग रहा है अपनी घरवाली से और उसकी मृत्यु हो जाती है, बाय द वे दहेज का आरोप लगता है, धारा 304 के बी में जाता है ये मामला और इसके थ्रू आपको 7 वर्ष की सज़ा का कारावास मिलेगा। तो यहाँ 16 नंबर के लिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होगी। जय हिंद।